विराट आईएएस एकेडमी में आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर ये जानेंगे कि अंबेडकर की लाइफ कैसी थी, फिर अंबेडकर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। देखो, जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर्स हों या वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हों, एथिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेट है सिलेबस का। और पॉलिटिकल साइंस में भी डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ी फिगर हैं। तो अंबेडकर को देखो, ग्रेटेस्ट दलित लीडर माना जाता है, महानतम दलित नेता। अपनी कम्युनिटी के लिए अंबेडकर ने जो किया, ना तो उनसे पहले कोई कर पाया और ना ही उनके बाद कोई इतना बड़ा अचीवमेंट कर पाया। अंबेडकर गांधी के आलोचक हैं, गांधी को बड़ा आलोचना करते हैं गांधी की। अंबेडकर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी भी हैं, गांधी के आलोचक हैं और एक विवादित व्यक्तित्व भी हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो नेशन के लीडर नहीं हैं, बल्कि केवल अपनी कम्युनिटी के लीडर हैं। अंबेडकर साफ साफ कहते भी हैं कि अगर मुझे अछूतों के हितों और राष्ट्र के हितों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं अछूतों के हितों को प्राथमिकता दूंगा, अनटचेबल्स के इंटरेस्ट को। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मंत्री रहे हैं अरुण शौरी, पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। इस बुक में इन्होंने अंबेडकर को राष्ट्र विरोधी कहा, देश विरोधी कहा। और अरुण शौरी अंबेडकर के बहुत बड़े आलोचक के रूप में सामने आते हैं। कई सारे आर्गुमेंट अरुण शौरी देते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि अंबेडकर साहब राष्ट्र विरोधी थे, एंटी नेशनल थे। पहला आर्गुमेंट अरुण शौरी ये देते हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव 1929 में आया था उसका विरोध किया था। जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था 1929 का, उसको अपोज किया। दूसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि 8 अगस्त 1930 को नागपुर में हुए शोषित वर्गों के सम्मेलन में ये कहा कि जो शोषित और दबे कुचले वर्ग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उन्हें अंग्रेज़ों का समर्थन करना चाहिए, अंग्रेज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए, अंग्रेज़ों का समर्थन करना चाहिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट अरुण शौरी ये देते हैं कि अंबेडकर ने दलितों को सलाह दी कि आप कांग्रेस को ज्वाइन मत करो। 1942 में गांधी जी की जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, अंबेडकर ने इसका विरोध किया और अंबेडकर ने कहा था कि ये गांधी का मैड वेंचर है, यानी गांधी जी का एक पागलपन है। चौथी बात जिसके आधार पर शौरी साहब कहते हैं कि अंबेडकर एंटी नेशनल है, वर्ल्ड वॉर II में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से दिखावा करना चाहती थी कि देखो भाई, हमने भारतीयों को भागीदारी दे दी है, पार्टिसिपेशन दे दिया है, तो उस समय कांग्रेस का कोई भी दूसरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये नहीं चाहता था कि इंडिया ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई दिखावे की इस कमेटी में कोई हिस्सा ले। लेकिन उस समय अंबेडकर ने डिफेंस एडवाइजरी कमेटी थी, जो रक्षा सलाहकार समिति थी, उसको ज्वाइन किया और वायसराय साहब की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको भी ज्वाइन किया। इन काउंसिल्स और कमेटी की मदद से अंग्रेज़ एक तरह से वैधता हासिल करना चाहते थे, लेजिटिमेसी हासिल करना चाहते थे कि देखो भाई, हम तो भारतीयों को हिस्सेदारी दे रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं और भारत में हमारा शासन तो बिल्कुल सही चल रहा है, नियम कायदे के अनुसार चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है शौरी साहब का कि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया था। नेक्स्ट, अंबेडकर ये चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर न जाएं। तो ये जो सारे आर्गुमेंट्स हैं जो अरुण शौरी देते हैं अपनी किताब, इनके बेस पर वो कहते हैं कि अंबेडकर एक एंटी नेशनलिस्ट हैं। जबकि कुछ दूसरे स्कॉलर्स भी हैं जो कहते हैं कि देखो, अंबेडकर को एंटी नेशनल कहना सही नहीं है। इन स्कॉलर्स में सबसे पहले नाम आता है अरुंधति रॉय का, दूसरा नाम आता है क्रिस्टोफर जेफरेलॉट का, क्रिस्टोफर जेफरेलॉट का। क्रिस्टोफर जेफरेलॉट कहते हैं कि आप ऐसे बंदे को एंटी नेशनल नहीं कह सकते जो मजदूरों को, शूद्रों को, अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है।
अंबेडकर ये मानने को तैयार नहीं थे कि इंडिया एक नेशन है। अंबेडकर को लगता था कि भारत में इतनी सारी जातियां हैं, इतनी कास्ट हैं, तो भारत एक नेशन कैसे हो सकता है। अंबेडकर का ये मानना था कि जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, ये एलीट लोगों का, बड़े लोगों का एक हथियार है। जब भी कमज़ोर वर्गों की कोई आंदोलन चलता है अपने अधिकार हासिल करने के लिए, तो उस मूवमेंट को गलत ठहराने की कोशिश की जाती है इस नेशनलिज्म के नाम पर। लेकिन देखो, डॉक्टर अंबेडकर दिल से ज़रूर चाहते थे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में इमर्ज हो। दिसंबर 1946 में जब उन्होंने संविधान सभा में भाषण दिया तो ये कहा था कि देखो, ये बात तो सच है कि हम अभी बटे हुए हैं, आपस में हम डिवाइडेड हैं, राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं, हम आर्थिक रूप से बटे हुए हैं, हम सामाजिक रूप से बटे हुए हैं, लेकिन हम भले ही हम अलग अलग कैंप में हो और आपस में लड़ रहे हों। अब देखो, क्योंकि संविधान सभा में आपको पता है कि उस समय कुछ ऐसे बंदे थे जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, कुछ ऐसे बंदे थे जो ब्राह्मणों के दृष्टिकोण के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। यानी जो भारत की संविधान सभा थी उसमें अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये स्टेटमेंट दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि देखो, मैं मानता हूँ कि मैं भी एक कैंप का नेता हूँ, मैं भी एक अलग कैंप का लीडर हूँ, लेकिन मैं एक बात से कन्विंस्ड हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब हम आपस के सारे डिफरेंसेस को भुला पाएंगे और इंडिया इमर्ज होगा एज ए नेशन के रूप में, एज ए नेशन के तौर पर। तो कहने का एसेंस ये है कि अंबेडकर भारत को एज ए नेशन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद, ये होप करते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग अपने मतभेदों को, अपने डिफरेंसेस को भूल जाएंगे और तब भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरेगा। तो अंबेडकर ने इंडिया को एज ए नेशन रिजेक्ट किया, नहीं स्वीकार किया, नहीं माना। तो ये अंबेडकर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। अब आइए ये देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर की लाइफ के बारे में। देखो, डॉक्टर अंबेडकर महार नाम की एक अछूत जाति में पैदा हुए, एक अनटचेबल समुदाय में पैदा हुए। महाराष्ट्र में इस जात को अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। लेकिन अंबेडकर सौभाग्यशाली थे कि उन्हें टॉप क्लास एजुकेशन मिली और वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन मिली। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को वजीफ़ा दिया और यूएस और यूके जैसी टॉप देशों के यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने शिक्षा हासिल की। अंबेडकर लॉ और इकोनॉमिक्स में डिग्रियां हासिल की, लेकिन लॉ की, कानून की डिग्री की बदौलत बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करना डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया। लेकिन जाति की वजह से उनके पास बहुत कम लोग अपने केस लेकर आते थे, क्योंकि उनके ऊपर जात का स्टिग्मा, जात का ठप्पा अटैच था। अंबेडकर को जल्द ही एहसास हो गया कि अगर दलितों ने एजुकेशन ले भी ली तो भी उन्हें डिग्निटी और मान सम्मान की लाइफ नहीं मिल पाएगी। जब तक समाज में अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को पूरी तरह से ख़त्म न कर दिया जाए, तब तक उन्हें जो डिग्निटी वाली लाइफ है, ये जीवन उन्हें नहीं मिल सकेगा। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन को दलित कॉज के लिए समर्पित कर दिया और दलितों के लिए एक मैगज़ीन निकालना शुरू किया जिसका नाम था मूक नायक। और इस मैगज़ीन के द्वारा दलितों के बीच चेतना, कॉन्शियसनेस, जागरूकता फैलाना शुरू किया। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम था बहिष्कृत भारत, और एक सोसाइटी भी स्थापित की जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इन नामों को आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आए तो आप इन नामों को यूज़ करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन भी बनाया। बाद में इसी का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, RPI। अंबेडकर ने शुरुआत में सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था
और महाद सत्याग्रह लॉन्च किया। महाद सत्याग्रह, देखो उस समय जो महाद कम्युनिटी थी, इसको अपर कास्ट के लोग कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, इसीलिए अंबेडकर ने महाद सत्याग्रह शुरू हुआ। लेकिन गांधी जी का सपोर्ट अंबेडकर को नहीं मिला। इसके लिए गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह का इस्तेमाल फिलहाल सिर्फ विदेशी सत्ता अंग्रेज़ों के खिलाफ होना चाहिए। तो इस सत्याग्रह को क्योंकि अंबेडकर को गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, तो अंबेडकर ने कोशिशें शुरू की कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को कम किया जाए और अछूतों के हितों के लिए कदम उठाया जाए। तो जब इस महासत्याग्रह में जब उन्हें गांधी जी की सपोर्ट नहीं मिली, तो उन्हें अंग्रेज़ों से उन्होंने कंसेशन हासिल करने की कोशिश की, कुछ रियायतें हासिल करने की कोशिश की। अगर अंबेडकर के विचारों की बात करें तो अंबेडकर का देखो जो मेन कंसर्न है वो अछूतों की स्थिति को बेहतर बनाना है, अनटचेबल्स की स्थिति को समाज में अपलिफ्ट करना है। और अंबेडकर का पूरा जीवन और काम इसी के इर्द गिर्द घूमता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को समझने की कोशिश की कि जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, इसको समाप्त कैसे किया जाए। और दूसरा इस बात को समझने की कोशिश की कि इस अनटचेबिलिटी का साइंटिफिक ओरिजिन क्या है, क्या कोई वैज्ञानिक जड़ है इसकी, छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की। तो अंबेडकर के व्यू को, अंबेडकर के स्टडी को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने में, यानी अछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करने में, छुआछूत को समाप्त करने में उनकी अप्रोच। तीसरा, हिंदू धर्म की आलोचना, हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। चौथा, गांधी की आलोचना, गांधीयन क्रिटिसिज्म, गांधी की आलोचना। देखो वैदिक ग्रंथों में कास्ट सिस्टम की जो व्याख्या दी गई है, अंबेडकर उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। अंबेडकर कास्ट सिस्टम की जड़ों को एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से समझना चाहते थे, मानव शास्त्रीय ढंग से समझना चाहते थे, और ये जानना चाहते थे कि इन शूद्रों और अछूतों का आखिर जड़ें हैं कहाँ। तो उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि शुरू में 3 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय और तीसरे थे वैश्य। और एक्सोगेमी अलाउड थी, यानी एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में शादियां कर लिया करते थे। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो लेबर के हिसाब से बटी हुई थी। एक्चुअली में जो बंटवारा था, यही बंटवारे का आधार था लेबर का। ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रियों का काम था राजपाट करना, और वैश्य जो समुदाय था इनका काम था व्यापार करना। लेकिन वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे बदलाव हुआ और ये वंशानुगत बन गया, यानी हेरिडिटरी हो गया, यानी अब ब्राह्मण की संतान ही ब्राह्मण होगी। और अब एक्सोगेमी की जगह ले ली एंडोगेमी ने। पहले एक्सोगेमी थी, लेकिन अब एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब यानी अगर क्षत्रिय वर्ण है तो क्षत्रिय वर्ग में ही शादी होगी, दूसरे में नहीं होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अंबेडकर शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि जो शूद्र क्लास थी ये एक्चुअल में क्षत्रिय थे। शूद्रास वर एक्चुअली क्षत्रिय क्लास, लेकिन ये वो क्षत्रिय हैं जिनके ब्राह्मणों से मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, और इस मतभेद का नतीजा ये निकला कि ब्राह्मणों ने इनका उपनयन संस्कार करने से मना कर दिया। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो जब कुछ क्षत्रियों का उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो ये अपवित्र मान लिए गए, अशुद्ध मान लिए गए। और आपको पता है कि जो हिंदू सोसाइटी है वो आधारित है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन के तौर पर, उस आधार पर। तो हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन,
शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर आधारित है। देखो, हम डॉक्टर अंबेडकर का थॉट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल होकर नहीं पढ़ेंगे। आइडियोलॉजी अलग चीज़ है, ये विशुद्ध डॉक्टर अंबेडकर का थॉट है और एग्जाम में हमें उन्हीं को उनके रूप में ही पेश करना होगा। तो शुद्ध अशुद्ध पर हिंदुइज्म आधारित है, जिसमें जो शुद्ध होता है वो जात के ढांचे में सबसे ऊपर होता है और जो सबसे नीचे है वो सबसे अशुद्ध होता है। तो हिंदू समाज में धीरे धीरे ये लोग शूद्र हो गए। तो अंबेडकर ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म उनके लिए स्वर्ग है जो इस कास्ट स्ट्रक्चर में, इस जात के ढांचे में सबसे टॉप पर है। यानी जाति का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो सबसे ऊपर है उनके लिए स्वर्ग है और उनके लिए नरक है जो सबसे नीचे है इस कास्ट के स्ट्रक्चर में, इस कास्ट की हायरार्की में। अब बात करेंगे अछूतों की। शूद्रों की बात हो गई, अछूतों के बारे में अम्बेडकर कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि ये तो कभी हिंदू धर्म का पार्ट थे ही नहीं। अछूत अर्थात अस्पृश्य यानी अनटचेबल्स। तो अंबेडकर ये मानते हैं कि जो अनटचेबल्स थे, जो ये वास्तव में बौद्ध थे, बुद्धिस्ट थे, लेकिन इनको बलपूर्वक बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया गया, इनका हिस्सा बनाया गया। अनटचेबल्स को डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रोकन मैन कहा। ब्रोकन मैन, टूटा हुआ इंसान, टूटा हुआ आदमी। अंबेडकर कहते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं, जो अछूत हैं, इनको ब्राह्मण्स द्वारा फोर्स किया गया दूसरी कास्ट में काम करने के लिए, और क्योंकि इससे दूसरी कास्ट को ही फ़ायदा होता इनके काम करने से, इसलिए वो दूसरी कास्ट भी अनटचेबल्स का विरोध नहीं करते और ब्राह्मण्स की इस बात का समर्थन करते हैं। तो थोपा गया इस बात को और इनको दबा कुचला जानबूझकर रखा गया ताकि ये दूसरी कास्ट के लिए काम करते रहे और हमेशा दूसरी कास्ट पर निर्भरता इनकी बनी रहे। अब अंबेडकर देखो कहते क्या है कि ये जो अछूत हैं, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, ये समाप्त कैसे होगी। अंबेडकर की एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें वो कहते हैं कि वेद और मनुस्मृति को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए। अपनी इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने बात कही। इसका मतलब अंबेडकर के अनुसार ये हुआ कि जब तक हिंदुइज्म है, जब तक हिंदू धर्म है, तब तक छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब तक हिंदू धर्म है तब तक जात व्यवस्था रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अंबेडकर दलितों का ये आह्वान करते हैं कि आप हिंदू धर्म का त्याग कर दीजिए। क्यों त्याग कर दो? उसके कई कारण देते हैं। पहला कारण ये लिखेंगे, अंबेडकर यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं भक्ति आंदोलन का, भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन में जो संत थे, जैसे संत कबीर, संत गुरु नानक, इन सब ने जात व्यवस्था को ख़त्म करने की बात कही, छुआछूत को ख़त्म करने की बात कही थी। दूसरा, अंबेडकर द्वारा गांधी का भी उदाहरण दिया जाता है। अंबेडकर का मानना है कि गांधी देखो एक पॉलिटिकल लीडर है, एक राजनेता है, राजनीति करते हैं गांधी। गांधी कोई आध्यात्मिक नेता नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर नहीं है। गांधी अगर कोई पॉलिटिकल बात बोलेंगे तो तभी लोग मानेंगे, लेकिन अगर गांधी स्पिरिचुअल बात बोलेंगे कि भाई छुआछूत मत करो, ऊंच नीच मत करो, तो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। तीसरी बात, अंबेडकर कहते हैं कि भक्ति संत और जो शुरुआत के जो समाज सुधारक थे, अर्लियर रिफॉर्मर्स, वो कास्ट सिस्टम को, जात की व्यवस्था को इसलिए ख़त्म नहीं करा सके क्योंकि जब तक एक व्यक्ति खुद हिंदू धर्म में बिलीव करेगा, हिंदुइज्म में बिलीव करेगा, तब तक वो जात व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर देते हैं कि हिंदू बुरे नहीं हैं, बट दे आर एक्सट्रीम रिलीजियस, वो अत्यधिक धार्मिक लोग हैं और हिंदुइज्म जात व्यवस्था की समाप्ति की अनुमति नहीं देता। पांचवी बात, अंबेडकर के अनुसार हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो मजबूर करता है कि गरीब को गरीब बना रहे, अशिक्षित बना रहे, शिक्षा हासिल ना करे। छठी बात, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि हिंदुइज्म इज़ नॉट ए रिलीजन बट ए मैडनेस, और ये कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये मेरे हाथ में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। और 14 नवंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, कन्वर्ट हो गए बौद्ध धर्म में।
14 नवंबर 1956 को बौद्ध धर्म आत्मसात कर लिया और ये कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैंने उस धर्म का तिरस्कार कर दिया है जो मनुष्यों के बीच में भेदभाव करता है और मुझे इन्फीरियर मानता है। 7वां पॉइंट, अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों के बीच में भेदभाव है और इसीलिए हिंदू धर्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया। और अंबेडकर ने अंत में कहा कि हिंदू धर्म कुछ और नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद है और हिंदू शब्द भी विदेशी मूल का शब्द है, फॉरेन ओरिजिन का शब्द है। अंबेडकर ने यह भी कहा कि हिंदू शब्द ब्राह्मणवाद शब्द की जगह पर इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके और जो ब्राह्मण्स की हेगमनी है, जो उनका प्रभुत्व है, उसको बरकरार रखा जाए। अंबेडकर द्वारा कहा जाता है कि हिंदुइज्म में और ब्राह्मणिज्म में कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुइज्म और जो ब्राह्मणिज्म है इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था, इसमें जाति की व्यवस्था है। दूसरा है एंडोगैमी अर्थात सबको केवल अपने वर्ण में ही विवाह करना है। अपनी एक्सक्लूसिवनेस को, अपने विशेषाधिकार को और अपने आप को शुद्ध सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया एंडोगेमी का, यानी समान वर्ण के अंदर ही विवाह होगा। और रिजेक्शन किया गया नॉन वेजिटेरियन फूड का और एक ही वर्ण में विवाह इसलिए ताकि कोई दूसरा वर्ण ब्राह्मण वर्ण में एंट्री ना कर सके। इसलिए ब्राह्मणों द्वारा कहा गया कि अगर कोई अन्य वर्ण में शादी करेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ब्राह्मण्स लोग प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ब्राह्मण्स द्वारा ये भी कहा गया कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करेगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अंबेडकर के अनुसार देखो, शुरुआत में बाकी जो वर्ण थे उनका आपस में विवाह करने पर, दूसरे वर्ण में विवाह करने पर कोई बैन नहीं था। बीफ खाने पर, पशु का मांस खाने पर भी कोई बैन नहीं था। ये शुरुआत की ब्राह्मण्स ने कि अपने ही वर्ण में शादी करने वाला और नॉन वेजिटेरियन फूड को जो रिजेक्ट करता है वही शुद्ध है, वही प्योर है। और धीरे धीरे जो बाकी के वर्ण थे उन्होंने भी ब्राह्मण्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और इसी प्रक्रिया को देखो कहा जाता है संस्कृतिकरण या सेंस्क्रेटाइजेशन। संस्कृतिकरण, ये जो देखो संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट है, ये एम.एन. श्रीनिवासन सर का कॉन्सेप्ट है, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। यानी जब दूसरी कास्ट या दूसरे वर्ण ब्राह्मणों को फॉलो करना शुरू कर दें तो इसी को सेंस्क्रेटाइजेशन कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो शूद्र लोग हैं वो जब ब्राह्मणवाद की प्रथाओं को, उनके रिचुअल्स को, उनको फॉलो करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा करके ब्राह्मणों की तरह बन जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कास्ट के ढांचे में, कास्ट के स्ट्रक्चर में जो अपर क्लासेस हैं, जो ऊपर के वर्ण हैं, उनके तौर तरीकों को निचले वर्ण के लोग फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं संस्कृतिकरण या संस्क्रेटाइजेशन। डॉक्टर अंबेडकर देखो कहते हैं कि जो प्योरिटी और पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुद्धता अशुद्धता का कॉन्सेप्ट है, ये ब्राह्मण्स का एक डिस्कोर्स है, ये ब्राह्मणिकल डिस्कोर्स है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शुद्ध रक्त है या दूसरों के अंदर अशुद्ध रक्त है, क्योंकि बहुत पहले ही ब्लड इंटरमिक्स हो चुका है। जिस समय कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो उस समय तो लोग आपस में शादियां कर लिया करते थे। तो अब कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि मेरा जो वर्ण है वो प्योर है और दूसरा जो वर्ण है वो अशुद्ध है, अपवित्र है। तो इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने का एक ही तरीका है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कि एंडोगैमी को रिजेक्ट किया जाए। लेकिन ब्राह्मण्स अपनी सुपीरियरिटी बरकरार रखने के लिए ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि एक्सोगैमी को अलाउ कर दें और एंडोगैमी को समाप्त कर दें। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणिज्म कास्ट सिस्टम से ज़्यादा कुछ है नहीं। और अंत में सोल्यूशन यही निकलता है कि क्योंकि ब्राह्मण्स कभी मानेंगे नहीं, तो इसलिए सोल्यूशन यही है कि हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाए और दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया जाए। और ख़ुद उन्होंने बौद्ध धर्म ये स्वीकार किया भी। अंबेडकर इसके अलावा गांधी को भी खूब सारे मुद्दों पर क्रिटिसाइज करते हैं। पहला मुद्दा जिस पर अंबेडकर ने गांधी जी की खूब आलोचना करी वो मुद्दा है वर्ण व्यवस्था का, वर्ण सिस्टम। दूसरा मुद्दा जिस पर आलोचना की वह है धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण।
तीसरा मुद्दा है छुआछूत की समाप्ति का तरीका। देखो, गांधी वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते थे। गांधी जी कहते थे कि ये एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी ये मजदूरी का बंटवारा है। और इवन जो मॉडर्न समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें भी ये लक्षण पाया जाता है। हर एक सोसाइटी में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है अलग अलग ग्रुप्स का। लेकिन अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। अंबेडकर के अनुसार गांधी का जो विचार है वो रियलिटी से परे है, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर है, ये मजदूरों का बंटवारा है। अर्थात गांधी जी के अनुसार वर्णा सिस्टम क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर। गांधी के अनुसार श्रम का बंटवारा, काम का बंटवारा। लेकिन अंबेडकर के अनुसार वर्णा सिस्टम है डिवीजन ऑफ लेबरर, यानी मजदूरों का बंटवारा। मजदूरों का बंटवारा, काम का बंटवारा नहीं। तो इस आधार पर दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद अंबेडकर ये कहते हैं कि गांधी जी अपने ही वर्ण धर्म का पालन नहीं करते। गांधी कन्वर्जन को गलत मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ ये डिवाइन विल है। डिवाइन विल मतलब ये भगवान की मर्जी है, और भगवान की मर्जी यानी डिवाइन विल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार किसी को भी अपना धर्म चेंज करना नहीं चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि दूसरे धर्मों की जो अच्छी बातें हैं वो हर एक व्यक्ति द्वारा उनसे कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, दूसरों की अच्छी बातों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि कन्वर्जन गलत नहीं है, धर्म बदलना गलत नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तीसरी बात, देखो, छुआछूत को ख़त्म करने की अगर बात करें तो गांधी जी ने कहा था कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अंबेडकर ने ऑब्जेक्शन किया, कहा कि हरिजन शब्द एक तरह से मिसगाइड करने के लिए है। एक्चुअल में जो अछूत हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उन्हें कोई प्रेम करता ही नहीं, बल्कि उनको तो दबाया जाता है, उनको तो कुचला जाता है। तो दलितों को हरिजन कह देने से उनकी सिचुएशन में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये टर्म तो केवल मिसलीड करने के लिए है, केवल मिसगाइड करने के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर को ये भी लगता था कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी का जो रचनात्मक कार्यक्रम था, जो गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम चलाते थे, इससे दलितों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। गांधी द्वारा दलितों की स्थिति को समाज में ऊपर उठाने के लिए दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ HSS। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि इस तरह के जो संगठन हैं वो एक्चुअल में दलितों के हितों को नुकसान ही पहुंचाएंगे, फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। अंबेडकर ने कहा था कि इस हरिजन सेवक संघ के मैनेजमेंट में दलितों को जगह देनी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये संस्था देखो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है ताकि अपर कास्ट के लोग इसमें आएँ और दलित लोगों की सेवा करें। अंबेडकर हरिजन सेवक संघ की तुलना पुतना से करते हैं। पुतना देखो एक राक्षसी थी, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। पुतना को भेजा गया था श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए, लेकिन वास्तव में पुतना दूध के बजाय पॉइजन कैरी कर रही थी ताकि वो श्री कृष्ण जी को दूध के बजाय जहर देकर मार दे। और 1932 में आपको याद होगा कि दलित्स के लिए जब सेपरेट इलेक्ट्रेट आया, पृथक निर्वाचक मंडल आया 1932 में, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस घटना से भी अंबेडकर बहुत नाराज़ हुए और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी कभी भी छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आमरण अनशन पर नहीं बैठे कभी भी आज तक। तो दोनों के बीच डिफरेंसेस उभरे। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट पर बहुत नाराज़गी रही डॉक्टर अंबेडकर की। नेक्स्ट पॉइंट जिस पर अंबेडकर गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो है पंचायती राज। पंचायती राज, गांधी जी पंचायती राज के बड़े समर्थक थे। गांधी कहते हैं कि पंचायतों को शक्तियां दी जाएं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि छुआछूत की जड़ तो गांव ही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जड़ें गांव में है। देखो पुराने टाइम में जजमानी व्यवस्था होती थी,
यानी एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के लोगों को अपनी सेवाएं देते थे। जैसे जो ब्राह्मण्स थे वो अपनी सेवाएं वैश्य समुदाय को देते थे, तो बदले में वैश्य समुदाय उन्हें कुछ सामान पैसा इस तरह से दिया करता था। तो गांव में इस तरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है जजमानी व्यवस्था का। अंबेडकर गाँव के बजाय शहरीकरण को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो कास्ट सिस्टम ख़त्म हो सकता है। और ये बात सच भी है। शहरों में देखो जो कास्ट सिस्टम और छुआछूत टाइप चीज़ें हैं ये बहुत कम होती है। अंबेडकर इसके अलावा संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते हैं, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते थे। अंबेडकर एफर्मेटिव एक्शन में विश्वास करते हैं, सकारात्मक कार्य में, मतलब रिजर्वेशन। एफर्मेटिव एक्शन मतलब आरक्षण। जबकि गांधी जी विश्वास करते हैं डायरेक्ट एक्शन में। तो अंबेडकर स्टेट को बेहतर मानते थे, यानी राज्य बेहतर है, एफर्मेटिव एक्शन को अच्छा मानते हैं, यानी रिजर्वेशन की बात करते हैं, सरकार भला करेगी, कल्याण करेगी। लेकिन गांधी जी राज्य को कहते हैं कि राज्य एक आत्मा विहीन मशीन की तरह है, ये केवल एक मशीन है जिसमें भावनाएं संवेदनाएं नहीं है। तो गांधी जी तो स्टेट को क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे कि स्टेट एक तरह से व्यक्ति की, मनुष्य की कमज़ोरी है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि स्टेट से ज़्यादा मनुष्य के दुश्मन समाज है, स्टेट उतना बड़ा दुश्मन नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम है ना। तो इस तरह हमने गांधी और अंबेडकर के विचारों को आपस में कोरिलेट किया। होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और यूपीएससी के मेंस में पीएसआईआर में जो अंबेडकर और गांधी के विचारों की तुलना और इस पर जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, या एथिक्स में जो थॉट, इंडियन थॉट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बार बार आप इसको रिवाइज करके देखिए और हमें आप इसमें कमेंट करिए हमारे ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू।